हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मौर्यकालीन मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे। मंत्री परिषद। मौर्य साम्राज्य अत्यंत विशाल था। मतलब कि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था। हम लोग जानते हैं कि यह पाटलिपुत्र मतलब पूरब से लेकर उधर काबुल कांधार तक फैला हुआ था। तो इस प्रकार मौर्य साम्राज्य अत्यंत विशाल था। अतः अकेले राजा के लिए इतने विस्तृत साम्राज्य के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाना संभव ना था। मतलब कि इतना बड़ा जो राज्य होता था मौर्य साम्राज्य का, बहुत बड़ा क्षेत्रफल था। आज भी हम लोग देखते हैं कि भारत को अकेले चलाने के लिए 150 से भी अधिक ऐसे आईएएस ऑफिसर की आवश्यकता पड़ती है। हर साल वो इसकी भर्ती करते हैं। तो सोचिए कि उस समय अकेले राजा को चला पाना, इतना बड़ा साम्राज्य को, कितना मुश्किल था। आजकल की टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुका है, फिर भी आज की सरकार, आज की जो पार्लियामेंट है वो इतने बड़े राज्य को चला नहीं पाती। हर रोज़ विद्रोह हिंसा होते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर वही बातें कही गई है कि राजा के लिए इतने विस्तृत साम्राज्य के प्रशासन को चलाना संभव नहीं था, इसीलिए ये मंत्री परिषद की आवश्यकता पड़ी। अतः राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। मतलब कि फ्रेंड्स, यहाँ बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए, राजा की सहायता करने के लिए मंत्री परिषद होती थी। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने लिखा है, राज्य रूपी रथ एक पहिए राजा के द्वारा नहीं चल सकता, अतएव दूसरे पहिए के रूप में उसे मंत्री परिषद की आवश्यकता होती है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि मौर्य काल के जो प्रसिद्ध ग्रंथ है चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र, उसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि रथ में 2 पहिए का होना बहुत ज़रूरी है। राजा तो एक पहिया है, लेकिन और एक पहिया मंत्री परिषद के रूप में होना ज़रूरी है। जिस प्रकार अकबर के काल में 9 रत्न हुआ करते थे साम्राज्य को चलाने के लिए, उसी प्रकार यहाँ पे एक मंत्री परिषद हो रही है। और इस परिषद में अनेक सदस्य होंगे, हम लोग आगे देखेंगे। इस परिषद में सदस्यों को राजा ही नियुक्त करेगा, जो उच्च कुल में उत्पन्न हुए हो, वीर, बुद्धिमान, ईमानदार व स्वामी भक्त हो। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस मंत्री परिषद में, मतलब कि एक मंत्री परिषद है, उसमें बहुत सारे सदस्य होंगे ना, तो उन सदस्यों का नेचर कैसा होना चाहिए, उनका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, वो बहादुर होने चाहिए, वीर, बुद्धिमान, ईमानदार, स्वामी भक्त मतलब स्वामी जो कहे उसका पालन करने वाला, ईमानदार, ऑनेस्टी, बुद्धिमान, एक मुश्किल समय में अच्छा सुझाव देने वाला मतलब बुद्धिमान। चाणक्य ने पुनः लिखा है कि मंत्रियों की नियुक्ति पूर्णतः योग्यता पर ही आधारित होनी चाहिए, कुल अथवा किसी अन्य प्रभाव से प्रेरित नहीं होनी चाहिए। प्रेरित नहीं, मतलब कि अर्थशास्त्र में चाणक्य बता रहे हैं कि मंत्री जो होने चाहिए ना, वो पूर्णता मतलब जो वीर, बुद्धिमान, ईमानदारी और स्वामी भक्त, इसके लेवल पर होनी चाहिए। इसके आधार पर उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। कुल और किसी अन्य, मतलब कि राज परिवार में बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जिनको मजबूरीवश रखना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर चाणक्य साफ साफ कह रहे हैं कि अगर वो कुल का ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन उनमें जो योग्यता है वीर, बुद्धिमान, ईमानदार, स्वामी भक्त का, तो ये होना ही चाहिए। इस मंत्री परिषद में साधारणतया 12 से 20 तक मंत्री होते थे, पर चाणक्य का इस विषय में विचार था कि मंत्री परिषद में कितने मंत्री हो यह निश्चित करना आवश्यक नहीं है। जितनी सामर्थ्य हो, जैसी आवश्यकता हो, उनके अनुसार मंत्रियों को नियुक्त किया जाना चाहिए। यहाँ पर चाणक्य बता रहे हैं कि मंत्री परिषद में आमतौर पर मतलब एक बेसिक सा रफ आइडिया दे रहे हैं कि 12 से 20 तक होते ही थे मंत्री, लेकिन चाणक्य ये भी बोल रहे हैं कि
ऐसा नहीं है कि हम 12 से 20 तक ही रखेंगे, क्योंकि मेरा साम्राज्य बहुत बड़ा है। जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुरूप हम मंत्री के सदस्यों की संख्या में बढ़ा सकते हैं, उसे घटा सकते हैं। तो ऐसा कोई फिक्स मतलब डेटा नहीं दे रहे हैं चाणक्य कि हाँ 12 से 20 ही रखेंगे, लेकिन एक साधारणतया हम लोग मान सकते हैं कि 12 से 20 हुआ करते थे। और वो यहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं कि जितनी सामर्थ्य हो, मतलब राज्य में भी सामर्थ्य होना चाहिए कि वो अपने पास कैसे मतलब कि जो सदस्य रख रहे हैं उनका पेमेंट कर पा रहे हैं या नहीं। हम लोग जानते हैं कि साम्राज्य बहुत बड़ा था, लेकिन मुश्किलें भी तो बहुत बड़ी बड़ी आती थी ना। तो इस प्रकार वो अपना सामर्थ्य को भी देखते थे, अपनी आवश्यकता को भी देखते थे, उनके अनुरूप मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी। मंत्री परिषद में सदस्यों का वेतन 12,000 यहाँ पे 1000 होगा पन प्रतिवर्ष होता था। तो पहले जिस प्रकार मतलब कि अब हम लोग देखते हैं, हम लोग का जो करेंसी है रुपया मुद्रा, उस समय में मौर्य काल में पन हुआ करती थी। तो उनके अनुसार मतलब मंत्री परिषद के सदस्यों की जो कुल वेतन था वर्ष में वो 12,000 होता था। हर महीना 1,000 है ना। मंत्री परिषद का मुख्य कार्य राजा को परामर्श देना होता था, किंतु उस परामर्श को स्वीकार करने के लिए राजा बाध्य न था। यद्यपि प्रायः राजा मंत्री परिषद के परामर्श के अनुकूल ही कार्य करता था। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मंत्री परिषद की नियुक्ति जो राजा करते थे, उनका काम ही था कि वो राजा को अच्छा मार्ग बताए, इसका सॉल्यूशन, कोई भी प्रॉब्लम आता है राज्य में तो उसका सॉल्यूशन बताए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि राजा जो मंत्री कह रहे हैं उन्हीं के बातों पर आ जाए। वो इसको बदल सकते थे, अपने अनुरूप चला सकते थे। लेकिन हमेशा यहाँ पर बताया जा रहा है यद्यपि प्रायः राजा मंत्री परिषद के परामर्श के अनुकूल ही कार्य करता था। मतलब राजा को भी मंत्री परिषद की जो सजेशंस होते थे, जो सुझाव होते थे, वो पसंद आता था और वो उनके अनुरूप ही कार्य करते थे, मतलब अनुकूल ही कार्य करते थे राजा। मंत्री परिषद की कार्रवाई को गुप्त रखा जाता था। मतलब कि अब मंत्री परिषद में जो जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते थे उनको बात को बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। और ये दुश्मन देश के लिए मतलब एक औजार की तरह हो सकता था। इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मंत्री परिषद के जो भी कार्य होते थे उन्हें गुप्त रखा जाता था। अर्थशास्त्र से ही ज्ञात होता है कि मंत्री परिषद निम्नलिखित मामलों में राजा को परामर्श देती थी। मतलब कि अर्थशास्त्र जो वही चाणक्य का लिखा हुआ ग्रंथ है, तो उसमें मंत्री परिषद के जो कार्य होते थे ना, वो राजा को किस प्रकार के परामर्श देते थे, किस प्रकार के सुझाव देते थे, इसके बारे में लिखा गया है। तो पहला है विपत्ति काल में, मतलब कि विपत्ति किसी भी प्रकार का हो, बाहरी आक्रमण हो, अंदर गृह युद्ध हो साम्राज्य के अंदर, या फिर कोई अलग समस्या हो, अकाल, ये सारी चीज़ें तो हमेशा हमें इतिहास में देखने को मिलती है। तो विपत्ति काल में मंत्री परिषद राजा को परामर्श देती थी। राज्य द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले कार्यों को प्रारंभ करने संबंधी उपायों के विषय में, मतलब कि राज्य का जो भी काम होता था देश कल्याण के लिए, मतलब जनता के लिए, कोई भी हित, स्वास्थ्य संबंधी हो, पशुओं के लिए हो, चारागाह के लिए हो, या कुछ भी, तो उसको कैसे शुरुआत करें इसका सुझाव भी कौन देता था? तो मंत्री परिषद। ऐसे कार्य में व्यय होने वाले धन व कार्यकर्ताओं की संख्या का निर्धारण। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर हम चलिए स्वास्थ्य संबंधी कोई भी हम कैंप लगा रहे हैं देश के लिए, मतलब कि जनता के लिए कोई गांव में, तो अब उसमें कितना खर्च होगा? जो आ रहे हैं चिकित्सक उनको भी तो पेमेंट करना होगा, उनके जो सहायक मतलब कि डॉक्टर्स होंगे उन्हें भी तो कुछ कुछ देना होगा ना। तो इस सब का भी निर्धारण कौन कर रहे हैं? तो मंत्री परिषद के सदस्य। राज्य कार्यों के संपादन हेतु स्थान व समय का निर्धारण, मतलब कि राज्य कार्य, मतलब अभी हमने जैसा कि डिस्कस किया एक एग्जाम्पल के तौर पे चिकित्सा संबंधी या स्वास्थ्य संबंधी कोई कैंप,
तो इस कैंप को हम लोग कहाँ पे लगाएंगे, कितना दिन के लिए लगाएंगे, स्थान, समय, तो इसका निर्धारण भी कौन करती थी? तो मंत्रिपरिषद। ऐसा क्यों आवश्यक था? क्योंकि हमेशा राजा को खतरा के समक्ष रहना पड़ता था। जनता से भी कोई आके आक्रमण कर सकता है, विद्रोही पक्ष जनता में मिलकर रह सकते हैं। तो इन सब से बचने के लिए ही मंत्रिपरिषद कोई भी कार्य के संपादन हेतु, मतलब कोई भी कार्य को प्रारंभ करने हेतु, उसका चालन करने हेतु स्थान और समय का निर्धारण करते थे। तो ये भी एक समस्त कार्यों को पूर्ण करने के लिए साधन जुटाना, मतलब कि अभी जैसा कि हमने एग्जाम्पल लिया था, स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा या चिकित्सा संबंधी कोई भी कैंप लगाना हो, और भी कोई भी हो, कृषि से संबंधित, सिंचाई से संबंधित, सड़क निर्माण संबंधित, लोग कैसे स्वस्थ रहे उसके बारे में, लोगों में अकाल जैसी समस्या का मतलब समस्या ना हो, इसके लिए कोई भी हो, जन कल्याण कार्य, पानी से संबंधित, सफाई से संबंधित, तो इस प्रकार को पूरा करने के लिए, मतलब किस प्रकार ये कार्य हम लोग जो सोचे हुए हैं, गांव के जनता को, मतलब अपनी प्रजा को कैसे इसका लाभ मिले, तो इसके लिए कुछ साधनों की आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर हम सिंचाई के लिए व्यवस्था करना चाहते हैं तो हमें नहरों की आवश्यकता पड़ेगी। अब नहरें हम जाके एक डायरेक्टली नहीं बना सकते ना, उसके लिए आसपास के जो भी किसान होंगे उनसे परामर्श लेना पड़ेगा कि किस तरह से किया जाए, आप जगह देंगे कि नहीं देंगे, और जो वर्कर होंगे वो किस प्रकार से काम करेंगे, और उन्हें किस प्रकार के औजार दिए जाएंगे काम करने के लिए, मतलब कि साधन जुटाना। तो फ्रेंड्स, यही है 5 कार्य मंत्रिपरिषद के, जो प्रमुख रूप से राजा के लिए हितकारी साबित हुए, और इनके परामर्श से ही राजा का बहुत सारा कार्य आसान हुआ।